हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे लेक्चर पर। आज मैं आपको बताऊंगा डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल आईडी के बारे में। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको डेरिवेटिव एज ए स्पेशल लिमिट के बारे में बताया था और वहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए थे जिसके हेल्प से मैंने आपको ये बताया था कि आप उस स्पेशल लिमिट को कैसे इवैल्यूएट करेंगे। तो वहाँ पर मैंने ये भी देखा था कि डेरिवेटिव अगर एक फंक्शन का एक पार्टिकुलर पॉइंट पर अगर एग्जिस्ट करना हो तो वो लिमिट, जो स्पेशल लिमिट के बारे में मैंने बताया था, दैट लिमिट शुड एग्जिस्ट। एंड अगर आपको लिमिट एग्जिस्ट करना हो तो उसका राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट करना जरूरी है। दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आपकी इन्फिनिटी नहीं हो सकती। अगर इन्फिनिटी आ गई, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एंड फाइनाइट वैल्यू आ रही है और फिर दोनों की वैल्यू आपका इक्वल होना चाहिए, तभी जाके हम कह सकते हैं कि कोई एक लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो डेरिवेटिव एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ एनी फंक्शन इज जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट दैट लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। डेरिवेटिव एक्चुअली हम डेरिवेटिव को ज्योमेट्रिकली हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द कर्व के बारे में हम जानते हैं, और हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव इज जस्ट स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। द पॉइंट जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, उस पॉइंट पर मुझे डेरिवेटिव का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टेंजेंट के बारे में जानते हैं। एक्चुअली टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट आपका एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कोई भी कर्व को एक पर्टिकुलर पॉइंट में जस्ट टच करता है। दैट मीन्स इट विल नॉट कट और इंटरसेक्ट द कर्व एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो चलिए सबसे पहले हमारे लाइफ में हम टेंजेंट की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? सर्कल से। ठीक है, तो क्योंकि हम सबसे पहले टेंजेंट ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं, तो टेंजेंट हमारा सर्कल की ज्योमेट्री से रिलेटेड रहता है। तो चलिए पहले सर्कल से ही हम शुरू करते हैं टेंजेंट के बारे में। उसके बाद हम दूसरे कर्व के टेंजेंट के बारे में भी जानेंगे कि हाउ टू ड्रॉ ए टेंजेंट फॉर एनी कर्व एंड हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट फॉर एनी कर्व। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये सर्कल का ओरिजिन में पकड़ लेता हूँ कि 0,0। दैट मीन्स मैं यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करता हूँ कि मेरा ये y एक्सिस हुआ और ये मेरा x एक्सिस हुआ। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट, ये यहाँ पे एक पॉइंट है मेरा P, ये पॉइंट हुआ मेरा P, और P पॉइंट मेरे को गिवन है h, कि इसका कोऑर्डिनेट मुझे पता है। अब कोई भी अगर सर्कल है और उसका अगर आप इक्वेशन लिखना चाहते हैं और वो सर्कल अगर आप उस सर्कल का सेंटर अगर ओरिजिन पर है, तो इक्वेशन हम क्या लिखते हैं? x² + y² = a²। यहाँ पे a क्या हो गया? ये हो गया रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ से मैं अगर ड्रॉ करूँ तो दिट इज माई a। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इस पॉइंट में अगर मुझे अगर टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो टेंजेंट का डेफिनेशन मैंने क्या दिया? टेंजेंट का डेफिनेशन मैंने यही बताया कि जस्ट टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन, इट विल टच एनी कर्व, it will just touch any curve at the point where you want to draw the tangent. That means कि ये टेंजेंट आपको, आप ये टेंजेंट कर्व को कट नहीं करेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट में, जस्ट टच करते हुए चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं सर्कल का टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो जस्ट मेरे को यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है जो जस्ट इस पॉइंट को टच करते हुए चले जाए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन को हम आगे कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इस स्ट्रेट लाइन अगर का इक्वेशन या ये टेंजेंट लाइन का इक्वेशन हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब देखिए, कोई भी स्ट्रेट लाइन का अगर हमको इक्वेशन निकालना है तो हमको कम से कम 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे मेरे क्वेश्चन, यहाँ पे जो मेरा फिगर है, यहाँ पे मेरे को जस्ट एक ही पॉइंट गिवन है। यहाँ P इज अ पॉइंट, ये हमको सोच लीजिए ये आपको गिवन है, दिस पॉइंट इज गिवन। दैट मीन्स इसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। तो अगर एक ही पॉइंट गिवन हो तो आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे लिखेंगे? तो तब हमको क्या चाहिए होता है? तब हमको पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन का यूज करना पड़ता है। तो लेकिन यहाँ पे हमको स्लोप भी गिवन नहीं है, तो हमको कहीं ना कहीं से इस स्ट्रेट लाइन का अगर हम स्लोप निकाल पाए, इफ यू एबल टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी हम ले सकते हैं, लेकिन दूसरा पॉइंट आप सर्कल के अलावा और कोई चूज नहीं कर सकते, और आपके पास कोई रास्ता भी नहीं कि दूसरा पॉइंट आपको गिवन हो। मैं जस्ट यही बोल रहा हूँ कि सर्कल मेरे पास गिवन है
और सर्कल के बाउंड्री पर जितने पॉइंट है सपोज वो आपको कोई ना कोई एक पॉइंट आपको गिवन है, और उसी पॉइंट में अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपने उसमें वहाँ पे टेंजेंट लाइन भी ड्रॉ कर दिया, और वह अब आप चाहते हैं कि वहाँ पे आप वहाँ पे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आप निकालें। तो अगर सिंगल पॉइंट गिवन है और आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है तो आपको स्ट्रेट लाइन का स्लोप गिवन होना चाहिए, और कहीं ना कहीं अगर गिवन नहीं भी है तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया तो यूज़ करना ही पड़ेगा सो दैट यू कैन बी एबल टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन। तो सर्कल के केस में एक हिंट होता है। सर्कल के केस में क्या हिंट होता है, अगर आप सर्कल के कोई भी पॉइंट में अगर आप इस सर्कल के कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट P पर अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट लाइन सर्कल के रेडियस का हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा आइडिया यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन इस रेडियस के बराबर मैं ड्रॉ कर दूँ, सपोज इफ आई ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन अलोंग द रेडियस, ठीक है, ये एक मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया कि इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेरा रेडियस भी है, तो ये स्ट्रेट लाइन मस्ट आपका 0,0 से पास होना चाहिए। ये 0,0 क्या है, मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये स्ट्रेट लाइन और ये टेंजेंट लाइन दोनों परपेंडिकुलर होंगे। क्यों? बिकॉज रेडियस तो आपका इस टेंजेंट लाइन से परपेंडिकुलर है, और मैंने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है ये रेडियस के बराबर ही मैंने ड्रॉ कर दिया है। दैट मीन्स रेडियस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही है, जस्ट दिस स्ट्रेट लाइन एंड माई रेडियस इज कोइंसाइडिंग। इसका मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन और ये टेंजेंट लाइन भी परपेंडिकुलर होगा। तो अभी आपको पता है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 होता है। तो सपोज इसका स्लोप मैं लिख लेता हूँ m1, ठीक है, और इस टेंजेंट लाइन का स्लोप m2 जो कि मुझे निकालना है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि सिंस दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे m2 इंटू m1 इक्वल टू -1। अब मेरा काम बस क्या है, मुझे m1 स्लोप का आइडिया लगाना है, क्योंकि m1 स्लोप मैं इजीली निकाल सकता हूँ। देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है जो रेडियस के बराबर है, ये स्ट्रेट लाइन मेरे 2 पॉइंट से पास हो रहा है, एक h, यानी एक 0,0। तब स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना बड़ा इजी है। अगर आपके पास 2 पॉइंट गिवन हो तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द स्लोप। क्या स्लोप का फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट है, एक 0,0 और एक h, k, ठीक है। तो इसको आप पकड़ लीजिए x1 y1, इसको पकड़ लीजिए x2 एंड y2, एंड जस्ट कैलकुलेट द स्लोप कि y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2। तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू k माइनस 0 बाई h माइनस 0, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये आंसर आ गया मेरा k बाई h। दैट मीन्स कि ये जो m1 है इसका स्लोप क्या है मेरा k बाई h। तो m2 का स्लोप क्या होगा, नाउ हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ द m2, वी नो m2 इक्वल टू -1 बाई m1। तो यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं, दैट मीन्स -h बाई k। अब देखिए ये टेंजेंट लाइन का मुझे m2 भी पता चल गया, और ये टेंजेंट लाइन एक पार्टिकुलर पॉइंट P से पास कर रहा है जो कि सर्कल के ऊपर है, और उस P का कोऑर्डिनेट मैंने पहले ही बोल दिया वो गिवन है। तो आराम से आप इस टेंजेंट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, जो कि इस टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या होगा मैं आराम से लिख सकता हूँ। इस टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ मैं कि y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1। यहाँ पे y1 एंड x1 मेरा क्या कोऑर्डिनेट है कि x1 इक्वल टू h एंड y1 इक्वल टू k, जो कि ये पॉइंट P का है। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए एंड यू कैन इजीली फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट लाइन। नाउ मेन क्वेश्चन इज, सर्कल के बारे में तो मैंने टेंजेंट का डेफिनेशन भी दिया और टेंजेंट का इक्वेशन भी मैं निकाल पाया, लेकिन अगर सर्कल के अलावा कोई दूसरा कर्व हो व मैं कोई ऐसा कर्व लेता हूँ जो कि सर्कल है नहीं, तो उस केस में मुझे टेंजेंट लाइन का इक्वेशन मुझे कैसे निकालना है, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं, और वही से हमारी डेरिवेटिव का एक ज्योमेट्रिकल आइडिया की शुरुआत होती है। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक कर्व लेता हूँ, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, और यहाँ पे मैं एक कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ। ऐसे मैंने कोई कर्व ले लिया,
और ये कर्व मैं लिखता हूँ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब इस कर्व का ये मेरा फंक्शन है। ठीक है, अब इस कर्व पर मुझे कोई भी एक पॉइंट P पर मुझे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना है और उस टेंजेंट लाइन का मुझे इक्वेशन निकालना है। तो आप देखिए कि सिंस ये पकड़ लीजिए कि मुझे ये फंक्शन गिवन है, ठीक है, अगर ये फंक्शन गिवन है तो ये पार्टिकुलर पॉइंट P का भी मैं कोऑर्डिनेट इजीली निकाल सकता हूँ। सपोज इसका x कोऑर्डिनेट मुझे पता है कि दैट इज x नॉट, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, मैं इस फंक्शन के से इजीली निकाल सकता हूँ कि P का मेरा y कोऑर्डिनेट है x नॉट कॉमा एफ ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, अनदर केस इज, यहाँ पे अगर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो दो तरीके हैं, एक मैं सिंपली ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच दूँ कि जस्ट ये मैं स्ट्रेट लाइन खींच दिया और मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। लेकिन अगर ऐसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ तो इससे क्या होगा, इससे जस्ट मुझे अगर इसका इक्वेशन निकालना है तो एनी स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन निकालना है तो मुझे बस यही पता है कि ये स्ट्रेट लाइन जस्ट इस पॉइंट P से पास कर रहा है और इस पॉइंट P की कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है, लेकिन इसका स्लोप के बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है और ना ही ये कर्व मेरा सर्कल है, क्योंकि सर्कल के केस में मुझे एक हिंट था। क्या हिंट था कि रेडियस का हिंट, कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन, और वही से मैंने टेंजेंट लाइन की स्लोप कैलकुलेट कर ली। लेकिन इस केस में आप क्या करेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे टेंजेंट ड्रॉ करने का तरीका ही मुझे चेंज करना पड़ेगा। मुझे इस टेंजेंट का ड्रॉ करने का तरीका कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जहाँ से मैं स्लोप का कुछ आइडिया लगा पाऊँ। तो चलिए उस तरीके को पहले जानते हैं कि हाउ टू ड्रॉ ए टेंजेंट फॉर एनी कर्व। ठीक है, तो टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे देखिए इसका एक सिस्टमेटिक वे है। तो अगर मुझे कोई भी पॉइंट पर P पर टेंजेंट ड्रॉ करना है और नाउ दिस पॉइंट इज फिक्स्ड, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई एक और पॉइंट चूज करूंगा जो कि है Q। ठीक, ये Q मेरा दूसरा पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूंगा भाई ये स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन का हम नाम देते हैं सेकंड लाइन। ठीक है, ये जो वर्ड सेकंड है, द वर्ड सेकंड मीन्स टू कट और इंटरसेक्ट। ये एक्चुअली लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, तो इसका मीनिंग है कट और इंटरसेक्ट। दैट मीन्स जो लाइन आपका कर्व को कम से कम 2 पॉइंट पर कट करे, ठीक है, तो उसी लाइन को हम सेकंड लाइन कहते हैं। इससे ज़्यादा इसका कोई आप ज़्यादा कुछ अलग मीनिंग मत निकालिए। सेकंड मीन्स टू कट और इंटरसेक्ट द कर्व। तो ये देखिए जो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया, और सेकंड लाइन का भी आप सबसे पहले कहाँ पढ़ते हैं, सर्कल में पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो सर्कल में हम क्या पढ़ते हैं, एनी लाइन सेगमेंट विथ जस्ट कट द सर्कल एट 2 पॉइंट। ठीक है सर, दैट लाइन्स सॉरी any line that just cut the circle at 2 point, that line is known as second line, and the segment of this line, this portion is known as chord। तो वही से हमने डेफिनेशन सेकंड लाइन का फॉर एनी कर्व भी दिया है। अब बात हो गई मुझे इस पॉइंट P पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो आप देखिए सिस्टमेटिक वे क्या है। अब जैसे जैसे ये जो Q पॉइंट है, ये Q पॉइंट को मैं मूव करा सकता हूँ ओवर द कर्व। अब सोच लीजिए Q पॉइंट पहले मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, नेक्स्ट सोच लीजिए मैंने Q यहाँ पे चूज़ किया, तो यहाँ पे जब चूज़ किया तो फिर से मैंने सेकंड लाइन ड्रॉ किया ऐसे करके। ठीक है, फिर मैं Q को यहाँ पे ले आया, अगेन मैंने P और Q को ज्वाइन किया। ठीक है, फिर मैं Q को यहाँ पे ले आया क्लोजर टू P, और अगेन मैंने जस्ट 2 लाइन को ज्वाइन किया। मेरा ड्राइंग थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, तो चलिए इसको माइंड मत करिए, लेकिन समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, जैसे जैसे मैं Q को P के नज़दीक ला रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना है, Q और P मैं कभी सेम नहीं कर सकता। अगर Q को मैं जस्ट P के ऊपर बिठा दिया, सो देर इज देन मैं कभी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ ही नहीं कर सकता, क्योंकि Q एंड P दोनों एक ही पॉइंट बन जाएंगे, और एक ही पॉइंट से मैं यहाँ पे सेकंड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता। तो सेकंड लाइन के लिए आपको क्या चाहिए कि द लाइन विच कट द कर्व मिनिमम एट 2 पॉइंट। अब एक ही पॉइंट से मैं लाइन तो ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन वो आपका सेकंड लाइन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, जैसे जैसे मैं Q को P के नज़दीक मूव करा रहा हूँ, ठीक है, दैट मीन्स माई Q इज अप्रोचिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू P। ठीक है, तो मैं क्या देख रहा हूँ, दैट माई सेकंड लाइन एवरी टाइम आई विल ड्रॉ द सेकंड लाइन। मतलब Q को मैं पहले यहाँ पे ले आया, तो मैंने फिर से सेकंड लाइन ड्रॉ किया, फिर मैं Q को यहाँ पे ले आया, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट पोजीशन में सेकंड लाइन ड्रॉ किया, सेकंड पोजीशन में ड्रॉ किया, थर्ड पोजीशन में ड्रॉ किया, और फोर्थ पोजीशन में मैं क्या देख रहा हूँ कि जब मैंने ड्रॉ किया
ये सेकंड लाइन। तो आप देख रहे हैं कि ये जो फोर्थ पोजीशन का जो लाइन है ये जस्ट कर्व को टच कर रहा है, ये कर्व को कहीं कहीं क्रॉस नहीं कर रहा है, कट नहीं कर रहा है। सो मैं कह सकता हूँ ये जो फोर्थ नंबर पोजीशन है क्यू का, और वहाँ पे जो मैंने स्ट्रेट लाइन जो सेकंड लाइन मैंने ड्रॉ किया, दैट सेकंड लाइन जस्ट टच द कर्व, दैट मीन्स वो सेकंड लाइन आपका टेंजेंट बन गया उस कर्व का, उस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिस्टमेटिक वे ऑफ ड्रॉइंग ए टेंजेंट। तो जरूरत नहीं कि आप पॉइंट क्यू की सिर्फ राइट साइड ऑफ पी ले, आप कोई भी पॉइंट इस साइड में भी ले सकते हैं, लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो फिलहाल हम राइट साइड के हिसाब से बात करते हैं, तो जैसे आगे चलते जाएंगे तो हम लेफ्ट साइड का भी एग्जांपल हम देंगे। यहाँ से अभी आपके दिमाग में एक आइडिया आया होगा, क्योंकि मैंने क्या बात की थी, मेरे को क्या जरूरत थी, मेरे को जरूरत थी कि मुझे टेंजेंट लाइन का इक्वेशन निकालना है। अब टेंजेंट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, उस टेंजेंट लाइन का मुझे स्लोप के बारे में पता होना चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने टेंजेंट लाइन का को ड्रॉ करने का तरीका ही चेंज किया। उसको कैसे ड्रॉ किया कि कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट आप कोई भी आप एक पॉइंट पकड़ लीजिए क्यू ऑन द कर्व, एंड स्लोली दैट पॉइंट को आप फिक्स्ड पॉइंट के नज़दीक ले आइए, जो कि यहाँ पे मेरा पी है। और एवरी टाइम जब आप क्यू को नज़दीक लेके आ रहे हैं पी को, एवरी टाइम यू जस्ट ड्रॉ द सेकंड लाइन, एंड यू विल सी व्हेन क्यू इज सफिशिएंटली क्लोजर एंड क्लोजर टू पी, यू विल सी दैट द सेकंड लाइन जस्ट टच द कर्व। मतलब ये सेकंड लाइन ही आपका टेंजेंट बन जा रहा है व्हेन क्यू इज क्लोजर टू पी। अब क्यू क्लोजर टू पी एंड नॉट इक्वल टू पी, दैट मीन्स क्यू टेंड्स टू पी। ठीक है, तो इस से मैं एक आइडिया लगा सकता हूँ कि अगर इसी सेकंड लाइन का स्लोप एवरी टाइम अगर मैं कैलकुलेट किया, देखिए जब फर्स्ट पोजीशन में क्यू था तब मैं सोच लीजिए सेकंड लाइन का स्लोप कैलकुलेट कर रहा हूँ, सेकंड पोजीशन में जब क्यू है तब फिर से मैंने कैलकुलेट किया स्लोप, थर्ड पोजीशन में मैं अगेन स्लोप कैलकुलेट कर रहा हूँ, और जब फोर्थ पोजीशन में जहां पर मेरा सेकंड लाइन टेंजेंट लाइन बन गया वहां पर अगर मैं कैलकुलेट किया, तो फोर्थ पोजीशन में जहां पे मेरा सेकंड लाइन टेंजेंट बन गया वहां पे अगर मैंने उस सेकंड लाइन का स्लोप कैलकुलेट किया, तो दैट मीन्स वो स्लोप ही तो मेरा टेंजेंट लाइन का स्लोप है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम जब मेरा फर्स्ट पोजीशन पर ये क्यू था तब हम सेकंड लाइन का स्लोप निकालते हैं। तो बड़ा इजी है, क्योंकि पी पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट मैं इजीली से निकाल सकता हूँ, क्योंकि एक्स नॉट मेरे को पता है और एफ ऑफ एक्स नॉट जस्ट उसका वाई कोऑर्डिनेट है। सिमिलरली फॉर पॉइंट क्यू, क्योंकि फंक्शन आई नो द फंक्शन, मैंने पहले ही बोल दिया कि फंक्शन इज गिवन। अब कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट पोजीशन 1 यहाँ पे मेरे को x की वैल्यू मिलेगी। सोच लीजिए इस क्यू पॉइंट क्यू का x कोऑर्डिनेट आई नो x, देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, तो क्यू का कोऑर्डिनेट मैं क्या लिख सकता हूँ, x, एफ ऑफ x। ठीक है, दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। अब दो कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है, तो मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ ताकि आपको सुविधा हो। Now I know coordinate of P, that is x naught, comma f of x naught, and coordinate of Q, that is x, comma f of x. Now 2 points we know. Now it is very easy to find the slope of a straight line, or we can say secant line. मैं क्या निकाल सकता हूँ, इसको आप पकड़ लीजिए x1 y1, इसको पकड़ लीजिए x2 y2, and then you just do y1 minus y2 by x1 minus x2. तो मैं लिख सकता हूँ f of x minus f of x naught by x minus x. Now this is the slope of the secant line. ठीक है, ये मेरा स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन हो गया। अब इसी स्लोप को मुझे हर एक पोजीशन पर कैलकुलेट करना है। तो वन पोजीशन में मैं x कैलकुलेट कर रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं q को नज़दीक लेके आ रहा हूँ, इसका मतलब क्या, जब q फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन में आया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो x वैल्यू है, ये जो आपका x वैल्यू है, ये भी आपका x नॉट के नज़दीक आ रहा है। जब आप थर्ड पोजीशन में थे तो x कहीं यहाँ है, जब फोर्थ पोजीशन में तो x कहीं यहाँ है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप q को p के नज़दीक लेके आ रहे हैं तो आपका जो x, जो कि q का x कोऑर्डिनेट है, ये जो x जो वैल्यू है, और ये आस्ते आस्ते क्या हो रहा है, x नॉट के नज़दीक आ रहा है। ठीक है, वो भी राइट साइड से, क्योंकि पॉइंट मैंने राइट साइड में चूज किया है। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, व्हेन q टेंड्स टू p, दैट मीन्स माई x टेंड्स टू x नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्चुअली क्या लिखूंगा, जस्ट अगर इसी स्लोप का मैंने लिमिटिंग वैल्यू निकाला,
ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे तो लिमिट ही हो रहा है ना, क्योंकि जब आप क्यू को पी के नज़दीक लेके आ रहे हैं, आपका एक्स भी एक्स नॉट के नज़दीक आ रहा है, और एवरी टाइम आप सेकंड लाइन का स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं, और आप जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं आप देखेंगे कि ये जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन जो है वही आपका टेंजेंट का, ये जो फोर्थ पोजिशन में जहाँ पे सेकंड लाइन आपका टेंजेंट बन गया, उसी टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन। तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि ये लिमिटिंग वैल्यू आपको क्यों मिलेगा, ठीक है, और कब नहीं मिलेगा, तो इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करते हैं। तो जस्ट फिलहाल मैं यह लिखता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लगा दिया कि लिमिट x टेंड्स टू x नॉट प्लस। अब यहाँ पे प्लस इसलिए लिया क्योंकि मैं राइट साइड से x नॉट की तरह मूव कर रहा हूँ, और मैंने ये भी कहा है कि आप q को जरूरत नहीं कि आप सिर्फ राइट साइड में लीजिए, आप q को लेफ्ट साइड में भी ले सकते हैं, तब हम x नॉट माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये जो लिमिटिंग वैल्यू है दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, एट पॉइंट P। अब ये जो लिमिट मैंने पिछले लेक्चर में बताया, ये स्पेशल लिमिट का ही नाम होता है कि डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पे जब मैंने लिखा x टेंड्स टू x नॉट प्लस, दैट मीन्स इट इज द राइट हैंड डेरिवेटिव। सिमिलरली अगर मैं Q पॉइंट का ही लेफ्ट साइड में लिया, अब इसी कार को अगर आप थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा देते हैं, अगर मैं यहाँ बढ़ा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं सिमिलरली एक और पॉइंट ले लेता हूँ R, और सेम में अगर यहाँ से सेकंड लाइन ड्रॉ करूँ, अगर मैं सेम ये लाइन ड्रॉ करूँ एंड R को फिर यहाँ पे ले जाऊँ, फिर यहाँ पे ले जाऊँ, एंड एवरी टाइम आई जस्ट ड्रॉ द सेकंड लाइन, एंड देन व्हाट आई विल सी कि दैट सेकंड लाइन also becomes the tangent at that particular point P when R is very very close to P। तो जब मैं लेफ्ट साइड से मूव कर रहा हूँ तो मुझे बस इस लिमिट में क्या करना पड़ेगा कि लिमिट मुझे x टेंड्स टू x नॉट माइनस लिखना पड़ेगा, और जस्ट उस सेकंड लाइन का स्लोप को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेकंड लाइन ही टेंजेंट लाइन बन रहा है व्हेन R टेंड्स टू P। दैट मीन्स टेंजेंट लाइन, इन अदर वर्ड्स मैं ये कह सकता हूँ कि टेंजेंट लाइन इज द लिमिट ऑफ द सेकंड लाइन, ठीक है। तो सेकंड लाइन का अगर स्लोप जो मैं कैलकुलेट करूं, उस स्लोप का अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू निकालूं तो वो टेंजेंट लाइन का स्लोप बन जाएगा, एंड दैट लिमिट, स्पेशल लिमिट इज नोन एज डेरिवेटिव। तो चाहे आप राइट साइड से अप्रोच करिए पी के नज़दीक में, या आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करिए पी के नज़दीक में, तो इन बोथ द केस यू हैव टू कैलकुलेट राइट हैंड स्लोप एंड लेफ्ट हैंड स्लोप, और इन अदर वर्ड यू कैन से आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि राइट हैंड डेरिवेटिव और या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों लिमिट आपका एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों लिमिट का आंसर इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि उस पार्टिकुलर पॉइंट पर हम एक सिंगल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए जब आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो आपको ये सेकंड लाइन का, जब राइट साइड में है यहाँ पे आपने Q पॉइंट लिया, लेफ्ट साइड में आपने R पॉइंट लिया, तो आप देखिए यहाँ पे आपने टू डिफरेंट सेकंड लाइन ड्रॉ किया। ये एक सेकंड लाइन है, और यहाँ से जो आपने ड्रॉ किया ये आपका एक और सेकंड लाइन है, ये सेकंड लाइन 1 और ये सेकंड लाइन 2। देयर आर टू, दिस इज टू डिफरेंट लाइन। जब Q को आप P के नज़दीक ला रहे तो आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन, ये जो सेकंड लाइन है, ये आपका ये टेंजेंट बन गया जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, और जब आप R को नज़दीक लेके जा रहे हैं तो आपको एक और टेंजेंट इस सेकंड लाइन का लिमिटिंग जो होगा वो आपको एक और टेंजेंट इस पॉइंट P पर मिल रहा है। अब दोनों केस में बस मेरे को राइट साइड से जब आ रहा हो तो मुझे ये स्लोप कैलकुलेट करना है, और जब लेफ्ट साइड से आ रहा हो तो मुझे ये स्लोप कैलकुलेट करना है, x टेंड्स टू x नॉट माइनस। एंड अगर डेरिवेटिव मैं चाहता हूँ कि उस पार्टिकुलर पॉइंट में एग्जिस्ट करे, दैट मीन्स बोथ द लिमिट शुड बी इक्वल। इन अदर वर्ड्स ये राइट हैंड लिमिट क्या है, क्या बता रहा है आपको कि राइट साइड से जो सेकंड लाइन इस पार्टिकुलर पॉइंट P पर जो टेंजेंट बन रहा है, ठीक है, उसका स्लोप, और लेफ्ट साइड से जो सेकंड लाइन इस पार्टिकुलर पॉइंट P पर टेंजेंट बन रहा है, ये उसका स्लोप है। अब दोनों स्लोप अगर इक्वल हो, दैट मीन्स बोथ द लाइन शुड मर्ज एंड कोइंसाइड इनटू वन टेंजेंट, ठीक है। तो अगर आपका कर्व स्मूथ हुआ, तो स्मूथ मतलब उसका डेफिनेशन आपको थोड़ा बाद में बताता हूँ। स्मूथ मतलब जस्ट सोचिए कि कोई ब्रेक नहीं, कोई कंटिन्यू, कोई कॉर्नर नहीं, कोई यानी जस्ट एक स्मूथ कर्व। तो उस एनी स्मूथ कर्व पर आप एक पार्टिकुलर पॉइंट पर आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एग्जांपल देखेंगे, जब हम देखेंगे कि डेरिवेटिव कहाँ का एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वहाँ से हमको और भी आइडिया मिल जाएगा। तो फिलहाल आपको आइडिया हो गया होगा कि एक कर्व का एक पार्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो उस टेंजेंट का स्लोप हम कैसे निकालूंगा, जस्ट उस पार्टिकुलर पॉइंट पर मुझे डेरिवेटिव इवेलुएट करना पड़ेगा।
बोथ राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। और ये जो प्रोसीड्यूर मैंने टेंजेंट का ड्रॉ करने का बताया, ठीक है, यही प्रोसीड्यूर के हेल्प से मैंने स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो इसके बारे में और भी आइडिया होगा। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर मैं कोई एक कर्व ले लूं कि ये मेरा एक कर्व है, तो लीजिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर, यहाँ पे एक पॉइंट P है, मुझे डेरिवेटिव इवैल्यूएट करना है। तो डेरिवेटिव मतलब यहाँ पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है और यहाँ पे टेंजेंट का मुझे स्लोप निकालना है। यही तो मैंने बताया, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले देखा कि टेंजेंट मीन्स सेकंड लाइन का लिमिटिंग वैल्यू होता है। सेकंड लाइन का लिमिटिंग जो लाइन होता है वही टेंजेंट लाइन होता है। क्योंकि अब तो फिर टेंजेंट हमने कैसे ड्रॉ किया, व्हाट इज द प्रोसीड्यूर। अब यहाँ पे एक पॉइंट चूज करिए Q और यहाँ पे एक पॉइंट चूज करिए R। अब यहाँ से इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो आप जब ज्वाइन करेंगे इन दोनों पॉइंट को तो आपको दो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। चलिए इसको मैं अलग कलर से लिखता हूँ, कलर से ड्रॉ करता हूँ, आपको पता चलेगा कि ये मेरा टेंजेंट ये हो गया। और यहाँ से अगर मैं ड्रॉ किया तो ये मेरा टेंजेंट। नाउ ये स्ट्रेट लाइन मुझे कैसे मिला, P एंड R को ज्वाइन करते हुए। इट इज स्ट्रेट लाइन 1, स्ट्रेट लाइन 2। और ये स्ट्रेट लाइन मेरे को कैसे मुझे यहाँ पे मिला कि जब मैंने P और Q पॉइंट को ज्वाइन किया। तो ये मेरा स्ट्रेट लाइन 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये जो स्ट्रेट लाइन है, सॉरी स्ट्रेट लाइन 1, कि स्ट्रेट लाइन 1 एंड 2 दे आर ऑलवेज जस्ट टचिंग द कर्व, दे आर नॉट क्रॉसिंग द कर्व। तो एवरी टाइम इफ आई मूव, प्रोसीड्यूर क्या है कि आप कोई भी पॉइंट Q चूज करिए और फिर Q को आप आस्ते आस्ते नज़दीक लाते जाइए P का, और एवरी टाइम आप जस्ट वो सेकंड लाइन जैसे मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था वो लाइन आप ड्रॉ करते जाइए। व्हेन Q इज सफिशिएंटली क्लोज यू विल सी कि दैट सेकंड लाइन विल बिकम द टेंजेंट लाइन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। बट यहाँ पे स्टार्टिंग से आपको दिखने में लग रहा है कि ये ऑलमोस्ट कि स्टार्टिंग से ये जो P एंड Q लाइन जो है, दिस इज द लाइन PQ and this is the line PR, they are always from the starting they are the tangent to this graph y equal to f of x। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में आप क्या देख रहे हैं, सिंस ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप एग्जिस्ट कर रहा है, मैं डायरेक्टली कह सक रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर मैंने इस तरह से इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पकड़ा है और ये मेरा वाई एक्सिस है, तो अब ये देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप अनडिफाइंड नहीं हो सकता। क्यों? ये स्ट्रेट लाइन आपका वर्टिकल स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि एकमात्र वर्टिकल स्ट्रेट लाइन का ही जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है स्ट्रेट लाइन, उसका स्लोप अनडिफाइंड होता है, क्योंकि उसका एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस आपका 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एंगल इसमें बनाया ही होगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। सो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं सेकंड लाइन के प्रोसीड्यूर से आऊँ तो इसका मतलब कि राइट हैंड जो लिमिट है, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, राइट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंड्स टू x नॉट प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ x नॉट बाई x माइनस x नॉट, इट एग्जिस्ट बिकॉज स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन एग्जिस्ट। और इन द सेम वे अगर ये मेरा x एक्सिस का डायरेक्शन है तो यहाँ पे भी देखिए कुछ ना कुछ तो एंगल इस स्ट्रेट लाइन ने बनाया है। तो यहाँ और दिस एंगल इज नॉट 90 डिग्री, इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट मीन्स दिस स्ट्रेट लाइन हैज अ नेगेटिव स्लोप। तो लेकिन अगर हम सेकंड लाइन का प्रोसीड्यूर फॉलो करें, जो प्रोसीड्यूर फॉलो करके हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, और उस प्रोसीड्यूर से अगर हम स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन निकालें तो हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये R पॉइंट आपका P का लेफ्ट साइड में, तो यहाँ से जब आ रहा हूँ तो मुझे जस्ट यही लिमिट कैलकुलेट करना पड़ेगा ओनली एट x टेंड्स टू x नॉट माइनस। दैट मीन्स सिंस द स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन ऑल्सो एग्जिस्ट बिकॉज एंगल इज नॉट 90 डिग्री, तो मैं कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी मेरा एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है। बट यहाँ पे क्या हो गया कि दोनों डेरिवेटिव आपका सेम नहीं है। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, और इन अदर वर्ड्स इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर मुझे कोई सिंगल टेंजेंट नहीं मिलेगा, जो कि मैंने पहले वाले कर्व में देखा। तो यहाँ पे आप यहीं से देख सकते हैं कि जब मैंने PQ लाइन ड्रॉ किया, ये भी इस कर्व का टेंजेंट ही है बाय डेफिनेशन, बिकॉज ये जो लाइन है इस कर्व को टच करते हुए जा रहा है, लेकिन कर्व को क्रॉस नहीं किया, ठीक है, PQ लाइन। तो ये दैट PQ लाइन इज अ टेंजेंट एंड सिमिलरली PR लाइन इज ऑल्सो अ टेंजेंट। दैट मीन्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट देयर आर टू टेंजेंट्स, ठीक। And two tangent means if both of the tangent is not vertical, that means I can say two tangent means two different slope. Two different slope means from the right hand side if you calculate the derivative it exists, from the left hand side you calculate the derivative it exists,
and two different slope means right hand derivative and left hand derivative is not same. That means at that particular point derivative does not exist. और डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेम होना चाहिए. और राइट हैंड जो हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं डेरिवेटिव, इट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट व्हेन यू चूज द पॉइंट Q ऑन द राइट हैंड साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड से जो आ रहा है इट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट व्हेन you are bringing any point on the left side of the P closer to P. ठीक है. and if these two if these two slope have to be equal, that means if दोनों टेंजेंट आपका जब Q आपका P के नज़दीक आ रहा है और R आप जब आपका P के नज़दीक आ रहा है, then टू सेकंड लाइन मस्ट कोइंसाइड इनटू वन टेंजेंट. बट यहाँ पे तो आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट में दो टेंजेंट मिल रहे हैं. तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली देख के ही कह सकता हूँ कि if a curve or if a graph of the function contains a corner point, that means at that corner point there are two tangents, and hence we can say the derivative does not exist. तो ये भी एक आपको आइडिया मिल गया. डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने के लिए मीन्स अगर मैं कहता हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो ये लिमिट का राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, इस स्पेशल लिमिट के राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल एग्जिस्ट करने चाहिए और दोनों इक्वल होना चाहिए. इसका मतलब कि जब आप राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और यू कैन से दैट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन फ्रॉम द राइट हैंड साइड, एंड जब आप लेफ्ट हैंड कैलकुलेट कर रहे हो दैट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. एंड इफ द बोथ द स्लोप अगर आपका इक्वल हो तो होना ही पड़ेगा क्योंकि डेरिवेटिव आपको एग्जिस्ट करना है. दैट मीन्स दोनों स्लोप अगर इक्वल हो गया देन फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड बोथ द सेकंड लाइन शुड मार्ज इनटू वन टेंजेंट. दैट मीन्स अगर डेरिवेटिव एक कर्व पर अगर डेरिवेटिव कोई भी एक कर्व के पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं एक सिंगल टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकता हूँ उस कर्व पर. ठीक है. जहाँ कहीं भी आपको कॉर्नर मिले, क्योंकि कॉर्नर में आपको हमेशा दो ही टेंजेंट मिलेंगे, तो आप देख के कह सकते हैं कि एट कॉर्नर डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट. तो आप चलते हैं थोड़ा स्मूथ कर्व के बारे में बात करते हैं. तो अब जैसे अगर मैं कर्व थोड़ा स्मूथ लेता हूँ, ऐसे एक कर्व ले लिया, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट P लिया, तो यहाँ पे भी मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा Q, एंड यहाँ पे सेम पॉइंट मैं R ड्रॉ करूँगा. तो R से मैं यहाँ डॉट डॉट इसको ड्रॉ करता हूँ. अब मुझे टेंजेंट ड्रॉ करने का प्रोसीड्यूर पता है. कोई भी एक पॉइंट थोड़ा दूर चूज़ करिए जो P से दूर हो, और एवरी टाइम आप R को P के नज़दीक ले जाइए और एवरी टाइम आप सेकंड लाइन ड्रॉ करते जाइए. तो जब R P के बहुत नज़दीक हो जाएगा तो आप देखेंगे कि सेकंड लाइन जस्ट उस कर्व को टच कर रहा है. सो एट दैट सिचुएशन द सेकंड लाइन इज द टेंजेंट ऑफ द कर्व एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. अभी ये मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, तो अब R जैसे जैसे नज़दीक आप जैसे जैसे नज़दीक लेते जाओगे तो आपका सेकंड लाइन ऐसा बनता जाएगा. एंड व्हेन R इज हियर यू कैन सी ऑलमोस्ट इट बिकम्स लाइक दिस. सिमिलरली अगर आप यहाँ से अप्रोच कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे ड्रॉ करिए, एंड देन व्हेन Q इज हियर. ठीक है. अब जब आप Q को यहाँ पे ले आएंगे तो आप देखेंगे चलिए इस ग्राफ को मैं थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करता हूँ तो आपको P. अब देखिए ये मेरा R हुआ, एंड जब R आपका यहाँ आ जाएगा at that point if R is there then you can say this is the tangent line. ठीक है. सिमिलरली अगर आपने Q यहाँ पे चूज़ किया, आप ऐसे ऐसे लाइन एक ड्रॉ करिए जो यहाँ से पास होगा. नेक्स्ट Q you choose here, again you just draw a line, and then when Q is here you can see if you draw then both the second line, this second line and second line will become the one tangent here. ठीक है, because the curve is smooth here. तो चलिए why is it so? तो आप देख सकते हैं अगर इस पोर्शन को मैं अगर सिंपली इस पोर्शन को अगर मैंने जूम किया
ठीक है। तो जूम करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मैंने कर्व कैसे ड्रॉ किया था, आई हैव ड्रॉन द कर्व जस्ट लाइक दिस। अब ये स्मॉल पोर्शन अगर मैंने कर्व का चूज किया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्मॉल पोर्शन ऑलमोस्ट it looks like a straight line. So if P is here and Q is here, तो if I draw these 2 point, ठीक है, sorry, Q is here and R is here. Now if I join this point P and R, I get this straight line. And even आप Q और P को भी ज्वाइन करेंगे तो आपको एक ही स्ट्रेट लाइन मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे कार्व ऑलमोस्ट स्ट्रेट बन गया। तो जब ये कार्व ऑलमोस्ट स्ट्रेट बन गया और यहाँ से फिर कार्व बेंड होना शुरू हुआ, तो इस पोर्शन में कार्व देखिए ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो गया ये पोर्शन में। तो जब ये स्ट्रेट लाइन हो गया, तो जब आप क्यू को नज़दीक लेते आ रहे, तो जब ये क्यू पॉइंट इस कर्व के इस पोर्शन पे है एंड आर पॉइंट जब इस पोर्शन पे है, देन पी क्यू एंड आर दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। दैट मीन्स कि आप शुरुआत तो कर रहे हैं दो साइड से, दो साइड में आपको इनिशियली दो सेकंड लाइन मिले। अब जैसे जैसे आप स्मूथ कर्व के ऊपर मूव करते जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि all Q and P and R they become collinear points because the smooth curve almost becomes a straight line when Q and R approaches P। ठीक है, यही रीजन है कि स्मूथ कर्व में आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और स्मूथनेस का मतलब यही है कि कहीं भी आपको कोई कॉर्नर ना मिले कर्व में, कहीं भी कोई ब्रेक ना हो कि लाइक दिस ये आ गया ये। तो एक एग्जांपल के थ्रू से हम देखते हैं तो आपको पता चलेगा। जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था कॉर्नर का, तो अब लेते हैं कि कहीं कोई जंप है। जैसे ये मेरा कर्व हो गया, यहाँ पे एक होल और यहाँ से सेम यहाँ पे मैं पॉइंट ले लेता हूँ और ये मेरा एक स्टेप डिसकंटिन्यूएशन हो गया। अब यहाँ अगर इस कर्व का मुझे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अब इस पॉइंट P पर अगर मुझे कोई टेंजेंट ड्रॉ करना है तो मैं कैसे करूँगा, सेम कॉन्सेप्ट। तो पहले राइट साइड में एक Q पॉइंट ले लेता हूँ और यहाँ पे एक R पॉइंट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जितना भी मैं Q को P के नज़दीक आऊँगा, अगर मैंने P और Q ज्वाइन किया तो मुझे ये एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, ये P एंड Q मेरे को एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। अब नाउ दिस स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन 1 है, इट इज फ्रॉम द इनिशियली इट इज ए टेंजेंट टू दिस कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये पहले से ये पी क्यू स्ट्रेट लाइन आपका टेंजेंट हो गया, क्योंकि जब क्यू पॉइंट, क्योंकि ये कर्व का ये पोर्शन ऑलरेडी ये स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ पे आपने एक पॉइंट चूज किया क्यू एंड पी एंड अगेन यू आर ड्राइंग ए स्ट्रेट लाइन, तो बोथ द स्ट्रेट लाइन विल कोइंसाइड। ये स्ट्रेट लाइन 1 इज ऑलवेज ए टेंजेंट, इज ऑलरेडी ए टेंजेंट टू दिस कर्व। अब बात रह गई इसका, अगर मैं लेफ्ट साइड से आ रहा हूँ तो पहले मैं यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट मुझे ज्वाइन करना है। आई एम जस्ट ज्वाइनिंग दिस, तो ये मेरा सेकंड लाइन 2। अब मैं क्या करूँगा, आर को आस्ते आस्ते पी के नज़दीक ले जाऊँगा। नाउ यहाँ पे आर ले गया, अगेन आई एम ज्वाइनिंग दिस, अगेन मैं आर को यहाँ पे ले गया, अगेन आई एम ज्वाइनिंग दिस। तो मुझे क्या लग रहा है, जैसे जैसे मैं आर को नज़दीक ले जाऊँगा, ठीक है, एंड यहाँ देयर इज अ होल, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ द फंक्शन हियर डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे इस पॉइंट पर वैल्यू क्या है, ये पी की वैल्यू। तो ये आप जितना भी नज़दीक ले जाओ तो आप क्या देखोगे, ये जो सेकंड लाइन है ये ऑलमोस्ट यहाँ पे एक मैं वर्टिकल लाइन जस्ट ड्रॉ करता हूँ, इस वर्टिकल लाइन की तरह इस डायरेक्शन में अप्रोच कर रहा है। ना यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे P पर फिर 2 केस हो गया, क्यों, तो यहाँ पे भी मैं कह सकता हूँ डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि फ्रॉम राइट एंड फ्रॉम लेफ्ट बोथ द सेकंड लाइन शुड मार्ज इनटू वन टेंजेंट लाइन। बट यहाँ पे देखिए सेकंड लाइन 1 का स्लोप डिफरेंट है एंड यहाँ पे सेकंड लाइन 2 का जो आस्ते आस्ते यहाँ पे इस लाइन की तरह अप्रोच कर रहा है, ये मेरा लिमिटिंग लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप ऑलमोस्ट इस सेकंड लाइन का आपका अनडिफाइंड हो जा रहा है, क्यों, बिकॉज सेकंड लाइन आपका आस्ते आस्ते क्या बन जा रहा है, एक वर्टिकल लाइन की तरह अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सेकंड लाइन 2 है इसका स्लोप लेकिन पॉजिटिव है। अगर मैं इस डायरेक्शन पे एक्स एक्सिस पकड़ूं तो नाउ दिस द स्लोप ऑफ दिस सेकंड लाइन इज पॉजिटिव एंड द स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन 1 इज 0 एंड व्हेन आई स्टार्ट मूविंग आर क्लोजर एंड क्लोजर टू दिस पॉइंट P, अब ऐसे ही तो नज़दीक जाऊँगा ना, जैसे जैसे मैं P के नज़दीक जा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, मैं क्या देख रहा हूँ कि ये जो मेरा सेकंड लाइन 2 है इट इज़ अप्रोचिंग टुवर्ड दिस लाइन कि L, ठीक है, लिमिटिंग लाइन ऑफ सेकंड लाइन 2।
ठीक है। एंड इस लिमिटिंग लाइन का आपका स्लोप क्या है, क्योंकि ये 90 डिग्री है ऑलमोस्ट, तो इसका स्लोप क्या है, अनडिफाइंड। तो हम क्या देख रहे हैं कि इन दिस केस कि आपका जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो लिमिट है डेरिवेटिव का, ये आपको पॉजिटिव इन्फिनिटी प्रोवाइड कर रहा है, और राइट हैंड आपका एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये आपको आंसर 0 दे रहा है। तो लेफ्ट हैंड आपका तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो इन दिस केस इफ लेफ्ट हैंड डज नॉट एग्जिस्ट, तो आप कभी कह नहीं सकते कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड आर इक्वल एंड हेंस डेरिवेटिव एग्जिस्ट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इस केस में, अगर कोई स्टेप जंप और स्टेप डिस्कंटिन्यूटी है, तो जिस पॉइंट पर आपका स्टेप डिस्कंटिन्यूटी है जहाँ पर, वहाँ पर आप डेरिवेटिव आपका फंक्शन का एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये एक और एग्जाम्पल आपका हो गया स्टेप डिस्कंटिन्यूटी। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि सोच लीजिए ऐसे मैंने कुछ ड्रॉ किया, ऐसा पॉइंट को हम बोलते हैं कस्प, ठीक है। जैसे कॉर्नर हम किसे कहते हैं, इसे हम कॉर्नर कहते हैं। और ऐसा टाइप को अगर कार में कोई ऐसा टाइप आपको मिले, इट्स लाइक ए नीडल, तो ये कस्प हो जाता है। तो कस्प के केस में देखते हैं। कॉर्नर के केस में हमने देखा कि बोथ राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड स्लोप आपका एग्जिस्ट करता है, कि सेकंड लाइन का स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट, बट दे आर नॉट इक्वल। बट इन केस ऑफ कस्प आप क्या देखेंगे, अगर यहाँ पे आप पॉइंट पी पकड़ते हैं, तो यहाँ पे चूज कर लीजिए आर, यहाँ पे आप पॉइंट चूज कर लीजिए क्यू, एंड एवरी टाइम यू जस्ट ड्रॉ ए सेकंड लाइन, और यहाँ से आप ड्रॉ करिए सेकंड लाइन। तो यहाँ पे देखिए ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब ये अगर हमारा एक्स एक्सिस हुआ, तो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल बनाया, दैट मीन्स इस सेकंड लाइन का आपका स्लोप ऑलरेडी नेगेटिव है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस सेकंड लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। और इसका एंगल, इसका स्लोप क्यों नेगेटिव है आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने कैलकुलेट किया है कि क्यू पॉइंट का आप क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट x, एफ ऑफ एक्स, और इसका क्या निकालेंगे x0, एफ ऑफ x0। एंड हाउ टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन, आप लिख सकते हैं एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ x0 बाई x माइनस x0। नाउ यू सी इफ q पॉइंट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द p, अगर q आपका p के राइट साइड में है, तो x माइनस x0 इज पॉजिटिव, बिकॉज x इज ग्रेटर देन x0, क्योंकि इसका ये जो पॉइंट होगा ये सोच लीजिए x0 है, x कोऑर्डिनेट। एंड एफ ऑफ x, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि p का जो y कोऑर्डिनेट है ये r पॉइंट और q पॉइंट से ज़्यादा है, तो दैट मीन्स एफ ऑफ x ये हो गया q का कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट। अब दोनों y कोऑर्डिनेट अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अल्टीमेटली आपको न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है, नेगेटिव, एंड डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। इट इज नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव, एंड अल्टीमेटली द स्लोप इज नेगेटिव। इन द सेम वे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे केस क्या हो रहा है, r का जो x कोऑर्डिनेट है ये x0 के लेफ्ट साइड में है, तो आप x माइनस x0 करेंगे तो पॉजिटिव, एंड y कोऑर्डिनेट का कहानी सेम q की तरह है, क्योंकि r का भी y कोऑर्डिनेट आपका p के y कोऑर्डिनेट से कम है। तो आप जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऊपर का पोर्शन भी आपको नेगेटिव मिल रहा है और नीचे का पोर्शन भी आपको नेगेटिव मिल रहा है, तो हेंस हियर द स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन इज पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन आप जैसे जैसे दोनों पॉइंट को नज़दीक लेते जाएंगे, क्यू को अगर आप यहाँ पे नज़दीक लेते गए, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पे ड्रॉ करिए, एंड इसको जब नज़दीक ले जा रहे हैं आर को, तो यहाँ से आप फिर से ड्रॉ करिए। आप देख रहे हैं कि दिस टू स्ट्रेट लाइन ये मेरा लिमिटिंग दिस लाइन इज ए लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन मतलब कि जब मैं इस क्यू को इस पी पॉइंट के नज़दीक ले जाऊंगा, तो ये सेकंड लाइन मेरा ऐसे रोटेट कर रहा है, और जब आर को पी के नज़दीक ले जा रहा हूँ, तो इट इज़ मूविंग in this direction, and when q is closer to p, my second line start moving in this arrow direction. When r is moving closer to p, my second line start moving in this arrow direction, and both the line is approaching this straight line. इसलिए मैंने इसको लिमिटिंग लाइन का नाम दिया है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इस सेकंड लाइन का, ये जो यहाँ पे मेरा सेकंड लाइन 2 है, इसका स्लोप आपका पॉजिटिव मैंने दिखाया, और इसका स्लोप आपका नेगेटिव। लेकिन जब ये दोनों आस्ते आस्ते इस लाइन की तरह जा रहे हैं, तब ये लाइन तो वर्टिकल हुआ। अगर यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, तो इसका एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री है इस पॉइंट पर, ऑलमोस्ट क्या, सॉरी, इसका एंगल 90 डिग्री है, दैट मीन्स इस वर्टिकल लाइन का आपका स्लोप अनडिफाइंड है। लेकिन जस्ट इससे आप थोड़ा सा राइट में रहिए, तो सेकंड लाइन का स्लोप आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव।
दैट मीन्स यहाँ से जब लाइन इस लाइन की तरह, ये सेकंड लाइन जब इस लाइन की तरह अप्रोच कर रहा है तो आस्ते आस्ते सेकंड लाइन की स्लोप क्या बन जाएगी, माइनस इन्फिनिटी। और जब यहाँ से अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पे सेकंड लाइन का स्लोप आस्ते आस्ते जब इस लिमिटिंग लाइन की तरह अप्रोच करेगी तब सेकंड लाइन का स्लोप क्या वैल्यू अटेन करेगा, प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो यार देखिए दोनों ही केस में राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड जो सेकंड लाइन का स्लोप है वो आपका क्या बन जा रहा है, अनडिफाइंड। लेकिन अब फिर भी याद रख सकते, इन केस ऑफ कस्प फ्रॉम द राइट, फ्रॉम वन साइड द स्लोप is the limit of the slope of the second line will become minus infinity, from the another side the limit of the slope of the second line will become positive infinity। तो यहाँ पे मैं जो भी बात कर रहा हूँ सब स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन, ठीक है। यहाँ पे सेकंड लाइन का स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि मुझे डेरिवेटिव का आइडिया लगा। तो इन दिस केस भी हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव एट कस्प, अगर कोई कस्प पर एक पॉइंट हो, जैसे ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम कस्प कहते हैं, तो इस पॉइंट पर इफ देयर इज ए कस्प इन द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, तो उस कस्प पर आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि आपने यहाँ पे क्या देखा कि फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट साइड जो सेकंड लाइन का जो स्लोप है वो अगर आप राइट साइड से मूव कर रहे हैं तो माइनस इन्फिनिटी और लेफ्ट साइड से मूव कर रहे हैं तो प्लस इन्फिनिटी। इन बोथ द केस इन्फिनिटी इज नॉट वेल डिफाइंड, सो राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट एंड हेंस द डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। ये एक और एग्जाम्पल हो गया। सिमिलरली अब मैंने ये भी बताया था कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने के लिए क्या चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए एंड दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। एक और तरीका है कि अगर राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों, जैसे इस केस में देखा इन्फिनिटी है, तो भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये मेरा एक्स एक्सिस हुआ और ये मेरा वाई एक्सिस हुआ। तो यहाँ पे मैं कोई एक कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे ऐसे कर्व मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इस पॉइंट P पर मुझे स्लोप निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पॉइंट चूज करूँगा Q और यहाँ पे पॉइंट चूज करूँगा R एंड सिमिलरली दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करूँगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा और इसको भी मैं ज्वाइन करूँगा। तो यहाँ पे मेरे को सेकंड लाइन 1 मिला और यहाँ पे मेरे को सेकंड लाइन 2 मिला। अब देखिए दोनों ही स्ट्रेट लाइन का आप एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखिए, स्ट्रेट लाइन 2 एंड स्ट्रेट लाइन 1 हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप। लेकिन आस्ते आस्ते क्या हो रहा है, जब आप Q को यहाँ पे नज़दीक में मूव करेंगे, ये आस्ते आस्ते ऐसा लाइन बन रहा है। दैट मीन्स दिस लाइन इज रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन एंड दिस लाइन इज रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन एंड बोथ द लाइन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स वाई एक्सिस। मतलब ये आपका वाई एक्सिस आपका लिमिटिंग लाइन हो गया। दैट मीन्स आप ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। जब आप ऐसे मूव कर रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं, इनिशियली सेकंड लाइन 1 एंड सेकंड लाइन 2 का आपका स्लोप पॉजिटिव है और जैसे जैसे आप Q एंड R को P के नज़दीक लेके जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, सेकंड लाइन आपका ये वाई एक्सिस, ये जो वर्टिकल लाइन जो वाई एक्सिस है इसकी तरह अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब कि सेकंड लाइन का स्लोप इनिशियली पॉजिटिव था और पॉजिटिव साइड से ये इसका स्लोप आस्ते आस्ते प्लस इन्फिनिटी की तरह अप्रोच कर रहा है। तो ये सेकंड लाइन जब वाई एक्सिस की तरह अप्रोच करेगा तो इसका स्लोप आपका हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। सिमिलरली जब R P की तरह अप्रोच करेगा तो इसका भी हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि द कर्व हैज ए वर्टिकल टेंजेंट, ठीक है। ये एक केस हो गया। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कॉर्नर, यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। कॉर्नर का केस में क्या देखा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा बट दे आर नॉट इक्वल। इन केस ऑफ कॉर्नर राइट हैंड स्लोप not equal to left hand slope, or you can say right hand derivative not equal to left hand derivative. In case of cusp, secant line, slope of the secant line approaches plus infinity from one side and minus infinity from other side. In case of curve like this, you get a vertical tangent. Vertical tangent मतलब कि सेकंड लाइन का स्लोप दोनों ही साइड से आपका या तो प्लस इन्फिनिटी की तरह अप्रोच करे
और या माइनस इन्फिनिटी की तरफ। देखिए कस्प और इसमें डिफरेंस है, कस्प में एक साइड से माइनस इन्फिनिटी और एक साइड से प्लस इन्फिनिटी, लेकिन केस ऑफ वर्टिकल टेंजेंट दोनों ही साइड से आपका प्लस इन्फिनिटी, कि इस साइड से भी प्लस इन्फिनिटी, इस साइड से भी प्लस इन्फिनिटी, और इस साइड से माइनस इन्फिनिटी और इस साइड से भी माइनस इन्फिनिटी हो सकता है। क्योंकि अगर ये कर्व को ऐसे ड्रॉ करें तो जब ऐसे मूव करेंगे और ऐसे मूव करेंगे तो इस केस में, सेकंड केस में, दैट इज इट इज अ केस 2 एंड इट इज 1, in case of 1 you will approach plus infinity from both side, in case of 2 you will approach minus infinity from both side। ठीक है, ये आपने देखा। दूसरा चीज आपने क्या देखा, इफ देयर इज ए डिसकंटिन्यूटी इन ए फंक्शन लाइक दिस, तो देन ऑल्सो डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज इस केस में क्या हो सकता है कि कई एक साइड में राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है बट अदर साइड आपका इन्फिनिटी हो जा रहा है, तो दैट इज ए डिसकंटिन्यूटी। तो दीज आर द एग्जाम्पल वेयर डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन डेरिवेटिव का सबसे मज़ेदार आइडिया यही है कि आप कोई भी फंक्शन ड्रॉ करिए, तो आपने क्या देखा, कोई भी फंक्शन ड्रॉ करिए और उस फंक्शन का अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट में आप डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं तो सिंपली वहाँ पे आपको क्या चाहिए, एक टेंजेंट ड्रॉ करिए और उस टेंजेंट का स्लोप होना चाहिए। ठीक है, और जो टेंजेंट ड्रॉ करने का तरीका मैंने बताया कि आप यू चूज ए पॉइंट Q ऑन द राइट हैंड साइड, यू चूज ए पॉइंट R ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट P, and from both the side you just going on drawing secant line, and just now both the points you just move both the points closer and closer to P, and if both the secant line from right and left side coincide to one tangent line, then you can say at that particular point derivative exists। तो आपने क्या देखा, कॉर्नर में एग्जिस्ट नहीं करता, कस्प पे एग्जिस्ट नहीं करता, स्टेप डिसकंटिन्यूटी में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब कि कोई कर्व अगर ऐसा मैंने ड्रॉ किया, नाउ हियर यू कैन सी देयर इज नो कॉर्नर, नो कस्प एंड इवन कोई यहाँ पे कोई स्टेप डिसकंटिन्यूटी नहीं है, तो सच ए कर्व इज स्मूथ कर्व। तो इन केस ऑफ स्मूथ कर्व आप देख सकते हैं स्मॉल पोर्शन, अगर आप कोई भी स्मॉल पोर्शन लीजिए, ऐसा कोई भी एक स्मॉल पोर्शन काटिए, तो यहाँ पे आप देखिए अगर यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट आप P चूज करते हैं, आप यहाँ से राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो विद इन दिस स्मॉल पोर्शन अगर आपने इसको जूम किया, ये स्मॉल पोर्शन आपको ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन लग रहा है। तो यहाँ पे अगर आपका पॉइंट P है तो Q आपका यहाँ होगा, R आपका यहाँ होगा, और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं P, R एंड Q आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब Q एंड R क्या थे, ये दो पॉइंट आपके दो सेकंड लाइन में थे, लेकिन जब आप क्लोजर एंड क्लोजर टू P आ रहे हैं, क्योंकि सिंस ये स्मूथ कर्व ये स्मॉल पोर्शन में आपका स्ट्रेट लाइन बन गया, तो ऑलमोस्ट Q, P एंड R विल बी कोलिनियर, एंड दैट मीन्स कि सेकंड लाइन फ्रॉम बोथ साइड विल बिकम द वन टेंजेंट लाइन। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कौन से कर्व पर हम एक सिंगल टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर वो कर्व आपका डिफरेंशिएबल हो, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में बताया कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल मतलब उसके डोमेन के अंदर हर एक पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना जरूरी है। अगर उसका हर एक पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स हर एक पॉइंट पर हर एक उसके डोमेन के जो पॉइंट पर उसके रेस्पेक्ट में जो कोरस्पोंडिंग पॉइंट कर्व पर होगा। ठीक है, तो अब उस कर्व के ऊपर जो पॉइंट होगा इस डोमेन पॉइंट के रेस्पेक्ट पर, अब उस पॉइंट पर मैं एक सिंगल टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। अब उस सिंगल टेंजेंट का स्लोप मुझे क्या देगा, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे y इक्वल टू एक फंक्शन लेते हैं √x। अब इसका क्वेश्चन है कि सो दैट स्क्वायर रूट ऑफ x is not differentiable at x equal to 0। इसका मतलब हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि √x में x का x इक्वल टू 0 पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता मतलब कि वहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि वहाँ पर इधर कॉर्नर होगा या वहाँ पर हमको वर्टिकल टेंजेंट मिलेगा। वहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक साइड से आपका स्लोप एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरे साइड से आपका स्लोप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा। तो चलिए इसको हम पहले अलजेब्रिकली सॉल्व करते हैं एंड देन हम उसको टेंजेंट के रेस्पेक्ट में भी देखेंगे। तो सबसे पहले √x का हमको डोमेन के बारे में जानना है। सिंस x कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसका डोमेन क्या होगा, 0, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्लोज इंटरवल है। तो जहाँ पे मैंने बताया था कि अगर आपका कोई फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी आपको अगर क्लोज इंटरवल में निकालना है
तो हम क्या करेंगे, ये जीरो इंक्लूडेड है तो उसका राइट हैंड डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जीरो की यहाँ पे तो फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो हमको जस्ट वन साइडेड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो हम पहले यहाँ पे वन साइडेड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। लिमिट, तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन यूज करता हूँ, हाँ, x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट बाई, सॉरी यहाँ पे एक्स नॉट मेरा 0 होगा, बाई एक्स माइनस 0। ठीक है, तो ऐसे क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस रूट ओवर एक्स माइनस 0 बाई एक्स। ठीक है, एंड यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब इसका लिमिट क्या कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप लिमिट के अगर आप फॉर्मूला जो मैंने, अगर आप मेरे पिछले लेक्चर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिमिट के फॉर्मूला मिलेंगे, तो यूजिंग दैट फॉर्मूला ऑफ लिमिट मैं यार इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, अगर सपोज यू नो लिमिट x टेंस टू c f of x equal to L, you know, then you can easily calculate the limit of f of x whole to the power r by s, limit x tends to c, that will be equal to L to the power r by s, where r and s are integer। ठीक है, and if s is even L should be आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सेम कॉन्सेप्ट है, यही फॉर्मूला अगर मैं यूज़ किया तो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी पता है कि 1 बाई एक्स की लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पर 1 बाई एक्स की लिमिट होती है आपका इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब ये मेरा एफ ऑफ एक्स हो गया, इसको आप एफ ऑफ एक्स चूज कर लीजिए, और 1 बाई रूट ओवर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाई रूट ओवर एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1 बाई एक्स होल टू दी पावर हाफ। तो यहाँ पे आप कंपेयर करिए, r बाई एस इज हाफ, तो इसका लिमिट मैं क्या लिख सकता हूँ कि ऑलरेडी मुझे 1 बाई एक्स का, इस 1 बाई एक्स फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का लिमिट पता है, और मैं यहाँ पे सिंपली अब लिमिट की वैल्यू बिठा के होल टू द पावर हाफ कर सकता हूँ। तो ऑलरेडी लिमिट क्या है, इन्फिनिटी, तो हेंस इट बिकम्स इन्फिनिटी, दैट इट विल बिकम प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव का आपका आंसर क्या निकल रहा है, प्लस इन्फिनिटी, दैट मीन्स डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सिर्फ राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर P पॉइंट अगर मेरा 0 पॉइंट हुआ, जैसे मैंने सेकंड लाइन के केस में किया कि P इज माई फिक्स पॉइंट विच इज 0,0, उसका कोऑर्डिनेट, बिकॉज x 0 है जहाँ पे मुझे लिमिट निकालना है, और x 0 पर इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सिंपली आप रूट ओवर x को वहाँ पे इवेल्यूएट करिए, वो भी 0 होगा। अब इस पॉइंट पर अगर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो मैं सेकंड लाइन का अप्रोच मतलब टेक्निक यूज़ करूँगा। तो राइट हैंड साइड से अगर मैं आया तो Q मेरा पॉइंट वो मेरा कर्व के ऊपर है जो कि राइट हैंड साइड ऑफ P है, वहाँ से अगर मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया तो वहाँ पे फर्स्ट पी क्यू स्ट्रेट लाइन का मुझे स्लोप पॉजिटिव मिलेगा, बिकॉज मेरे यहाँ पे आंसर देखिए प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, दैट मीन्स वेरी वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर, दैट मीन्स स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन ऑन द राइट साइड, अगर इफ आई कम फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है, टुवर्ड्स पी, द स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन इज पॉजिटिव, एंड व्हेन क्यू कम्स क्लोजर एंड क्लोजर टू पी, दैट सेकंड लाइन स्लोप is slowly approaching, that second line is becoming vertical, इसलिए हमको यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी मिला। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि फंक्शन का कोई डेफिनेशन ही नहीं है, तो वहाँ पे लिमिट कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। और इवन हम वहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया तो मैं वहाँ पे देखूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड से इस फंक्शन का आपका सेकंड लाइन का स्लोप 0 ही होगा, या ठीक है। तो दैट मीन्स टेंजेंट के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि, चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, y एंड x एक्सिस, एंड स्क्वायर रूट का ग्राफ एक्चुअली ऐसे होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x का समहाउ थोड़ा बहुत ऐसे, ये क्यों ऐसे होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ x इज एन इनवर्स फंक्शन ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अब इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब क्या, अब इनवर्स फंक्शन, अगर आपको गिवन फंक्शन एक्स स्क्वायर है तो उसका इनवर्स आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, क्योंकि आपको जस्ट एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, दिस स्ट्रेट लाइन इज y इक्वल टू एक्स, और एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या है, इट इज लाइक दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड जस्ट यू हैव टू रोटेट दिस ग्राफ अलोंग दिस y इक्वल टू एक्स, मतलब इसको आपको रोटेट कर देना है, तो देन इट बिकम्स y इक्वल टू रूट ओवर एक्स। ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो यहाँ से भी फॉर द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स ऑल्सो एक्स स्क्वायर ग्राफ विल एग्जिस्ट, लेकिन हम नेगेटिव साइड ऑफ एक्स नहीं लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के लिए यहाँ पे देखिए एक्स यू कैनॉट चूज नेगेटिव, तो जस्ट हम इसका राइट पोर्शन ऑफ एक्स स्क्वायर को ही हम रोटेट करेंगे और हमको स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये मैं इन्वर्स का ड्रॉ किया, इसको हम पोज देते हैं। सॉरी, मेरा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो गया। तो यहाँ पे भी देखिए, अगर इस पी पॉइंट में मुझे डेरिवेटिव निकालना है तो यहाँ पे मैं क्यू चूज करूंगा। एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे तो मैंने कुछ ड्रॉ ही नहीं किया, तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू कुछ है नहीं, जीरो। फॉर एनी नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स यू शुड, मतलब यहाँ पे आप वैल्यू जीरो चूज कर सकते हो। तो यहाँ से एक्चुअली मुझे टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन का कोई डेफिनेशन ही नहीं है। ठीक है, देयर इज नो सच रियल नंबर जिसका स्क्वायर रूट, या मतलब कोई ऐसा नेगेटिव नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर रूट आप निकालें। ठीक है, तो लेकिन हमको जस्ट अगर यहाँ से हम मूव करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, एवरी टाइम इफ यू जस्ट ड्रॉ द टेंजेंट लाइन यू विल सी, आप क्या देखेंगे, जस्ट ड्रॉ द टेंजेंट लाइन यू विल सी द टेंजेंट लाइन विल स्लोली एंड स्लोली बिकम आपका वाई एक्सिस की तरह अप्रोच कर रहा है, मतलब जस्ट बिकम स्ट्रेट। ठीक है, जो कि मैंने आंसर निकाला था पॉजिटिव इन्फिनिटी। हैंस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एक्स इक्वल टू 0 पर एग्जिस्ट नहीं करता है। सेम कॉन्सेप्ट अगर आप y इक्वल टू मॉड एक्स का निकालना चाहते तो मॉड एक्स का तो मैंने बता ही दिया। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर आप y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा, फॉर x ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 y इक्वल टू x, एंड फॉर x लेस देन 0 y इक्वल टू -x। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये ग्राफ का 0 पॉइंट में कॉर्नर है, तो आप क्या सकते हैं, हमने थोड़ी देर पहले देखा, अगर कोई भी ग्राफ में कॉर्नर है तो उस कॉर्नर पॉइंट पर आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए इसको एल्जेब्रिकली भी कैलकुलेट करते हैं, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। तो फर्स्ट इसके लिए हमको क्या डिफाइन करना पड़ेगा कि मॉड एक्स का डेफिनेशन हम लिखते हैं कि मॉड एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0। अब जस्ट मुझे लिमिट कैलकुलेट करना है कि एक बार मैं राइट हैंड साइड से कैलकुलेट करूंगा, एक्स माइनस 0। जब 0 प्लस तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू में क्या पुट करूंगा, एक्स, दैट इज एक्स टेंस टू 0 प्लस एक्स माइनस 0 बाई एक्स माइनस 0, दैट इज 1 राइट हैंड साइड से। और लेफ्ट हैंड साइड से अगर कैलकुलेट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह में एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 बाई एक्स माइनस 0। अल्टीमेटली मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह में लिखूंगा माइनस एक्स माइनस 0 बाई एक्स माइनस 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए माइनस एक्स एंड माइनस एक्स कैंसिल एंड इट बिकम्स -1। हैंस राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मैं कह सकता हूँ कि मॉड एक्स का डेरिवेटिव इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करता है। और इनफैक्ट अब इसको टेंजेंट का जो डेफिनेशन मैंने बताया वहाँ से भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे अगर यहाँ पे आपने पी पॉइंट लिया, यहाँ पे आपने क्यू पॉइंट चूज़ किया और यहाँ पे आपने आर पॉइंट चूज़ किया, एंड जब आप पी और क्यू से एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ किया तो ये स्ट्रेट लाइन तो ऑलरेडी ये टेंजेंट है इस कर्व का। तो नो मैटर आप क्यू को जितना भी पास लेते आइए, इस सेकंड लाइन का स्लोप कांस्टेंट ही मिलेगा आपको। दैट मीन्स पी एंड क्यू जो टेंजेंट है इसका स्लोप पॉजिटिव है और पी एंड आर का स्लोप आपका नेगेटिव है, एंड दे आर ऑलरेडी ए टेंजेंट। तो नो मैटर हाउ क्लोज यू कम टू पी फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम लेफ्ट, अगर क्यू को आप पी के नज़दीक ले आइए और आर को आप नज़दीक ले आइए तो आपको हमेशा इस पर्टिकुलर पॉइंट में दो ही टेंजेंट मिलेंगे। तो दो टेंजेंट मतलब two tangent means two different slope means right hand and left hand derivative does not exist. Okay, that is the case of the this. तो आज का लेक्चर मेरा क्या रहा कि डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल आइडिया। अब डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल आइडिया क्या था कि एक पार्टिकुलर कोई भी एक फंक्शन का एक पार्टिकुलर पॉइंट में अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है तो उस पार्टिकुलर पॉइंट में मुझे एक सिंगल टेंजेंट ही मिलेगा। अब उस सिंगल टेंजेंट का स्लोप जो होगा वही मेरा डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट होगा। फिर हमने कहा देखा क्या क्या देखा कि डेरिवेटिव कहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता कॉर्नर, कास्प, फिर आपका कोई स्टेप डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, यहाँ पे कोई मतलब एग्जिस्ट नहीं करता। इवन जो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है, अगर आप ऐसे फंक्शन लेंगे कि साइन 1/x एंड आप डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं कि x टेंड्स टू 0 पर, ठीक है, अब यू वांट टू कैलकुलेट दैट डेरिवेटिव, तो इसको मैं क्या लिखूंगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x माइनस, अब देखिए साइन 1/x ये फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0, ठीक है,
क्योंकि x इक्वल टू 0 पर ये डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे x इक्वल टू 0 बिठा देंगे 1 बाई इन्फिनिटी एंड साइन ऑफ इन्फिनिटी यू कैन नॉट से व्हाट विल बी। एंड मोर ओवर ये फंक्शन आपका क्या है, ऑसिलेटिंग फंक्शन। तो ये फंक्शन का एक ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी है। तो यहाँ पे आप एफ ऑफ 0 का कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते, तो आप इसके बारे में क्या डेरिवेटिव निकालेंगे। तो जो फंक्शन, तो यहाँ से भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो इसको हम प्रूफ करके देखेंगे बाद में। जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, जो फंक्शन ऑलरेडी जिस फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी है, तो वहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन ये बात ठीक नहीं है कि हर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है लेकिन अगर कोई फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी है तो दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। सो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि डेरिवेटिव का और भी हम यूज देखेंगे, फिर हम डेरिवेटिव के लॉज के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।